नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नवीन सिंह चौधरी और आप देख रहे हैं सीएम लर्नर। पिछली क्लास में हमने मौर्य वंश के बारे में पढ़ा था। आज हम मौर्य वंश के बाद मौर्य उत्तर वंश के बारे में, ब्राह्मण वंश के बारे में पढ़ने जाएंगे। अगर आपने पहले वाली वीडियोस नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पर मिल जाएगा। मैं सजेस्ट करूंगा आप पहले जाके वो वीडियोस देख लें। आज हम पढ़ने जाएंगे ब्राह्मण वंश और मौर्य उत्तर वंश के बाद। पहले हम देखते हैं क्या स्थितियां बनी थी। तो स्थितियां ये थी कि मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहद्रथ। जब बृहद्रथ मौर्य वंश जब छोटा शुरू करके बहुत छोटा हो गया तो बृहद्रथ की हत्या पुष्यमित्र शुंग ने कर दी और शुंग वंश की स्थापना करता है जो एक ब्राह्मण वंश था। तो चलिए देखते हैं। अब हम देखते हैं ब्राह्मण वंश के बारे में। सबसे पहला जो ब्राह्मण वंश था वो था शुंग वंश था। सबसे पहला ब्राह्मण वंश। और शुंग वंश के संस्थापक कौन है? तो शुंग वंश की स्थापना की थी पुष्यमित्र शुंग ने। शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की थी। जो मौर्य वंश के अंतिम शासक थे बृहद्रथ, उनके मंत्री थे पुष्यमित्र शुंग। तो कौन थे पुष्यमित्र शुंग? मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन थे? बृहद्रथ। बृहद्रथ थे, उनके मंत्री थे। तो बृहद्रथ की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग राजा बनते हैं और उन्होंने शुंग वंश की स्थापना की थी। अब शुंग वंश ये वंश है वो बहुत छोटे छोटे वंश है, इनसे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन्हीं के बारे में हम बात करेंगे। तो पुष्यमित्र शुंग ने अपनी जो राजधानी थी वो भी बदल दी। आपको पता है मौर्य वंश में जो राजधानी थी वो पाटलिपुत्र हुआ करती थी, लेकिन इसने बदलकर विदिशा को कर दिया। तो शुंगों की राजधानी क्या थी? विदिशा थी। और इससे कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कुछ कहा जाता है कि पुष्यमित्र शुंग एक बहुत ही योग्य शासक थे। तो इन्होंने मिनांडर, हिंदू यूनानी शासक था एक मिनांडर, को पराजित किया था। तो इन्होंने पुष्यमित्र शुंग ने मिनांडर को पराजित किया था। और मिनांडर कौन था? एक हिंदू यूनानी शासक था। मैंने आपको कहा कि मौर्य वंश के बाद भारत छोटे छोटे भागों में बट जाता है। उसी पर कारण कुछ विदेशी आक्रमण भी भारत में होने लगते हैं। उसी की क्रम जो मिनांडर था वो एक विदेशी यूनानी शासक था, हिंदू यूनानी शासक था जो भारत आया था। और उसको किसने हराया था? पुष्यमित्र शुंग ने मिनांडर को हराया था। और जो दूसरी इंपोर्टेंट बात है जिनसे क्वेश्चन पूछा जाता है वो है पतंजलि। पतंजलि नाम के एक ब्राह्मण थे जो बहुत प्रसिद्ध थे, जो किसके दरबार में रहते थे? शुंग वंश, पुष्यमित्र शुंग के दरबार में रहते थे। और इन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। तो पुष्यमित्र शुंग के दरबार में कौन रहते थे? पतंजलि रहते थे और उन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। अब हम बात करते हैं पुष्यमित्र शुंग के पुत्र अग्निमित्र की। अग्निमित्र जो कौन था? अग्निमित्र पुष्यमित्र का पुत्र था। और इसके बारे में एक रचना है मालविका अग्निमित्र। मालविका अग्निमित्र एक कालिदास की रचना है। किसकी रचना है? कालिदास की रचना है, जिसमें मालविका नाम की राजकुमारी और अग्निमित्र के प्रेम विवाह की
के प्रेम विवाह की रचना है। प्रेम विवाह की रचना है। तो एक बार हम वापस देख लेते हैं इसको। तो शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? शुंग वंश की स्थापना की थी पुष्यमित्र शुंग ने की थी। और पुष्यमित्र शुंग कौन था? जो मौर्य वंश के अंतिम शासक थे बृहद्रथ, उनके मंत्री थे। और इन्होंने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर विदिशा को बनाया था। तो इनके पुष्यमित्र शुंग के बारे में दो प्रमुख बातें हैं। पहली जो मिनांडर को पराजित किसने किया था? मिनांडर कौन था? हिंदू यूनानी शासक था। और उसको पराजित किसने किया था? पुष्यमित्र शुंग ने किया था। और एक ब्राह्मण थे जिनका नाम था पतंजलि, जिन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। कब करवाए थे? इसके दरबारी थे, पुष्यमित्र शुंग के दरबारी थे। अब इनके पुत्र थे अग्निमित्र कौन थे? पुष्यमित्र शुंग के पुत्र थे। और इनके बारे में एक रचना है जिसका नाम है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वह है मालविका अग्निमित्र किसकी रचना है? कालिदास की एक रचना है। और जिसके बारे में मालविका और अग्निमित्र के बीच का जो प्रेम विवाह थे उसके बारे में यह रचना है। अब हम देखते हैं इनके अंतिम शासक की। तो शुंग वंश का अंतिम शासक था, वो कौन था? जो शुंग वंश का अंतिम शासक था वो था देवहूति। और अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो शुंग वंश के काल में इंपॉर्टेंट थी। वो तो प्रमुख बातों की बात करें तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था मौर्य वंश में क्या हुआ? बौद्ध धर्म के स्तूपों का निर्माण हुआ था। तो मौर्य वंश में स्तूपों का निर्माण हुआ था। अब उनके जो चारों तरफ बाउंड्री थी वो पहले लकड़ी की बनाई गई थी। और जो शुंग वंश था उसके काल में उस लकड़ी की बाउंड्री को किसमें कन्वर्ट किया गया था? पाषाण की बाउंड्री में कन्वर्ट किया गया था। एक घेरा बनाया जाता था उसके चारों तरफ, जो पहले लकड़ी का था और बाद में पाषाण या पत्थर का किस काल में बनने लगा? शुंग वंश के काल में बनने लगा। और दूसरी है एक मनुस्मृति नाम की रचना है। मनुस्मृति नाम की एक रचना है जो किसने लिखी थी? मनु द्वारा रचित थी। एक मनुस्मृति मनु द्वारा रचित एक रचना है जो भी जिसमें क्या लिखा है? सामाजिक जीवन के बारे में लिखा है। इसमें सामाजिक जीवन के बारे में, वो किस काल में लिखी गई थी? शुंग वंश के काल में लिखी गई थी। तो हमने पढ़ा शुंग वंश के बारे में। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट वन, कर्ण वंश। जो दूसरा ब्राह्मण वंश था उसके बारे में, वो था कर्ण वंश। दूसरा ब्राह्मण वंश था वो था कर्ण वंश। तो कर्ण वंश ज्यादा सवाल क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, इससे 2 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला शासक कौन था? अंतिम शासक कौन था? क्योंकि ये जो कर्ण वंश था वो इतना छोटा हो गया था कि ये पाटलिपुत्र तक ही सीमित रह गया था। तो इससे 2 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो संस्थापक के बारे में पूछा जाता है। जो कर्ण वंश के संस्थापक कौन थे? वो थे वासुदेव। वासुदेव राजा कैसे बना था? वासुदेव जो देवहूति शुंग वंश के अंतिम शासक थे, देवहूति की हत्या करके बना था। तो देवहूति की हत्या करके वासुदेव राजा बनते हैं। और इसके जो अंतिम शासक हैं, वो है सुशर्मा। तो कर्ण वंश के अंतिम शासक कौन है? सुशर्मा। और संस्थापक कौन है? वासुदेव। तो इनसे एक क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है कि सब जो इनका शासन
जो राज्य विस्तार है जो वो पाटलिपुत्र तक ही सीमित रह गया था। पाटलिपुत्र तक ही सीमित रह गया था। तो पहले हमने पढ़ा शुंग वंश के बारे में पढ़ा। अब देख दूसरा हमने पढ़ा कण्व वंश, ये भी एक ब्राह्मण वंश था और जिसकी स्थापना किसने की थी? वासुदेव ने की थी। वासुदेव कौन थे? वासुदेव ने देवहूति की, देवहूति कौन था? जो शुंग वंश का अंतिम शासक था, उसकी हत्या करके कण्व वंश की स्थापना की थी। और अंतिम शासक जो था वो था सुशर्मा। ये एक बहुत ही छोटा शासनकाल था। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं तीसरा ब्राह्मण वंश था जो है सातवाहन वंश। जो सातवाहन वंश का क्षेत्र था वो था प्रभाव क्षेत्र था जो वो जो दक्षिण भारत का महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश का क्षेत्र था वो सातवाहन वंश, सातवाहनों का प्रभावित क्षेत्र और राज्य क्षेत्र था। अब देखते हैं हम सातवाहनों के बारे में, जो इससे कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो सातवाहन वंश था, सातवाहनों का जो दक्षिण भारत का महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश का जो क्षेत्र था वो इनका शासन क्षेत्र था। आंध्र प्रदेश का जो क्षेत्र था वो इनका, और यदि नदियों की बात करें तो कृष्णा और गोदावरी नदी थे जो कृष्णा और गोदावरी नदी के बीच का जो क्षेत्र था वो था सातवाहनों का शासनकाल। तो इनसे दो राजाओं से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहला राजा जो इसके संस्थापक थे सिमुक, और दूसरे जो इनके प्रमुख राजा थे वो थे सात गौतमीपुत्र सातकर्णी। तो इनके संस्थापक कौन था सातवाहनों का? तो सातवाहनों का संस्थापक था सिमुक। संस्थापक थे सिमुक और राजधानी जो बनाई थी सातवाहनों की, जो राजधानी थी वो थी प्रतिष्ठान। सातवाहनों की जो राजधानी थी वो प्रतिष्ठान महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में है वो। और जो प्रमुख शासक थे इनके वो थे गौतमीपुत्र। गौतमीपुत्र सातकर्णी जो थे वो इनके प्रमुख शासक थे और गौतमीपुत्र सातकर्णी उनके प्रमुख शासक थे। तो सातवाहनों के बारे में कुछ इंपोर्टेंट बातें हैं जो बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है, उनके बारे में देखते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो थी जो सबसे पहले ब्राह्मणों को भूमिदान का जो कार्य स्टार्ट किया था वो सातवाहनों ने किया था। तो पहले क्या होता था कि ब्राह्मणों को भिक्षा दी जाती थी और उनको कुछ वेतन दिया जाता था जिनसे वो अपना जीवन यापन कर सके। सातवाहनों ने क्या किया था? सातवाहन खुद एक ब्राह्मण वंश था, तो उन्होंने क्या किया था? उन्होंने किया था कि कुछ क्षेत्र जो भूमि का कुछ क्षेत्र या कुछ गांव जिनसे जो कर वसूला जाता था वो कुछ ब्राह्मणों को दे दिया था कि वहां से जो कर वसूला जाएगा वो आप रखेंगे। और जो सबसे पहले ब्राह्मणों को भूमिदान का भूमिदान की जो प्रथा चलाई थी वो सातवाहनों ने चलाई थी। तो सबसे पहले जो भूमिदान की, ब्राह्मणों को भूमिदान की प्रथा जो किसने चलाई थी? सातवाहनों ने चलाई थी। और बाद में जाकर इसको जब गुप्त साम्राज्य में जाकर इसका विस्तार होता है और उसको सामंत व्यवस्था के नाम से जानते हैं। सामंत व्यवस्था क्या होती है?
राजा के अंडर राजा, जब एक ब्राह्मण को आपने कुछ गांव दिए, एक गांव दे दिया कि ये आपका भूमि क्षेत्र है, तो उस गांव का जो मेनली एक राजा की तरह हो जाता था ब्राह्मण। तो ऐसे कर करके कुछ कुछ ब्राह्मणों का एक राज्य विस्तार होने लगा था। तो राज्य विस्तार होने लगा था, तो राजा के अंडर जो राजा होता था उसको सामंत व्यवस्था बोलते थे। राजा के अंदर राजा, तो राजा के अंदर राजा था, उसको सामंत व्यवस्था बोलते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा था, डिस्क्रिप्टिव आंसर, डिस्क्रिप्टिव के टाइप क्वेश्चन में आता है सामंत व्यवस्था किसको बोलते हैं। कई बार ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है सामंत व्यवस्था किसको बोलते हैं। और ये क्वेश्चन पूछा था ब्राह्मणों को सबसे पहले भूमिदान देने की प्रथा किसने चलाई थी, तो वो सातवाहनों ने चलाई थी। अब हम बात करते हैं सातवाहनों ने कुछ प्रमुख सिक्के चलाए थे। जो किसके सिक्के चलाए थे? सीसा का सिक्का चलाया था, कांस्य के सिक्के चलाए थे और पोटीन के सिक्के। पोटीन के, तो सीसा, कांस्य और पोटीन के सिक्के किसने चलाए थे? सातवाहनों चलाए थे। और सबसे ज्यादा सिक्के चलाए थे वो शीशे के चलाए थे। सबसे ज्यादा जो सिक्के किसने चलाए थे? सातवाहनों ने शीशे के चलाए थे। तो कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा था सातवाहनों ने सबसे ज्यादा सिक्के किसके चलाए थे, तो शीशा का चलाया था। अब हम देखते हैं सातवाहनों के काल में कला के बारे में। तो कला की बात करें तो जो लेखन की जो लिपि थी वो थी ब्राह्मी लिपि। तो लिखने के लिए लिपि यूज की जाती थी, वो ब्राह्मी लिपि का यूज किया जाता था। लेकिन जो बोलने की जो भाषा थी वो कौन सी थी? प्राकृत भाषा थी बोलने की। जो बोलने की भाषा, बोलने में यूज थी वो तो प्राकृत भाषा थी। और जो लिखने की लिपि थी वो थी ब्राह्मी लिपि। तो आपको पता है कि मौर्य वंश में सबसे ज्यादा जो प्रचलित लिपि थी वो ब्राह्मी लिपि थी। अब हम बात करते हैं चेदी वंश के बारे में। अब हम बात करते हैं चेदी वंश के बारे में। जो कलिंग का, आपको पता है अशोक ने कलिंग के क्षेत्र को जीता था और मौर्य वंश में मिला लिया था। लेकिन जब अशोक की मृत्यु हो जाती है तो कलिंग वापस आजाद हो जाता है। और कलिंग आजाद होने के बाद कलिंग के क्षेत्र में चेदी वंश की स्थापना होती है। तो चेदी वंश की स्थापना होती है कलिंग अशोक के बाद। अशोक के बाद कलिंग फिर से स्वतंत्र हो जाता है और वहां चेदी वंश की क्षेत्र में चेदी वंश की स्थापना होती है। चेदी वंश की स्थापना होती है। तो चेदी वंश के बारे में जो जानकारी है वो कहां से मिलती है? हाथी गुफा अभिलेख से। बहुत ही प्रचलित अभिलेख है हाथी गुफा जो हाथी गुफा अभिलेख से किसकी जानकारी मिलती है? चेदी वंश की जानकारी मिलती है। और क्या मिलती है? जो इसका प्रमुख शासक था वो क्या था, कौन था? तो चेदी वंश का प्रमुख शासक था खारवेल। तो चेदी वंश के प्रमुख शासक थे खारवेल। खारवेल थे जो एक बहुत ही प्रतापी शासक थे। तो खारवेल ने जैन धर्म की एक मूर्ति थी, जैन धर्म की एक मूर्ति जिन शीतलम, जिसको महाजनपद नंद मगध में लेके आ गए थे, उसको उठा के मगध पर आक्रमण करके उसको वापस उठा के लेके आया था। कौन? खारवेल लेके आया था। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि
जिनसी की मूर्ति वापस, जैन धर्म की जो जिनसी मूर्ति है उसको वापस कलिंग में कौन लेके आया था? तो वो खारवेल लेके आया था। और किससे लेके आया था? मगध से लेके, कहां से लेके आया था? मगध से लेके आया था। और मगध कौन लेके गया था? जो नंद वंश के संस्थापक है महाजनपदम नंद, इसको लेके गए थे। और क्यों लेके आया था? क्योंकि खारवेल खुद एक जैन धर्म का अनुयायी था। खारवेल कौन से धर्म को मानता था? जैन धर्म को मानता था। ब्राह्मण वंश में यही वंश थे। कल हम पढ़ेंगे, अगली क्लास में हम पढ़ेंगे कि कुछ जो विदेशी वंश था उन पे भारत पे आक्रमण होते हैं उनके बारे में, और बाद में हम शुरू करेंगे गुप्त साम्राज्य के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। अगर आपने पहले वाली वीडियोस नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में मिल जाएगा। धन्यवाद।